ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। अहमद अदीदी एक बार फिर आपके प्रोग्राम पूरा सच में हाजिर है। आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम रिफॉर्म्स बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें हम मुख्तलिफ रिफॉर्म्स के ऊपर बात करते हैं। आज मेरी खुशकिस्मती कि हमारे साथ मेरे पसंदीदा शख्सियत में से एक शख्सियत आशिर अजीम भाई की मौजूद है और हम इनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए और इनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हुए पुलिस रिफॉर्म्स की तमाम वो महरक़ात उस पे तफसील से गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे इनसे कि आया मुल्क पाकिस्तान में पुलिस रिफॉर्म्स किस तरह से हो सकती है। आशिर भाई आपको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अजीजी भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। यू आर वेरी वेलकम सर। आप जरा सा ओवरऑल इसके ऊपर बात करना चाहें अगर कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन के ये पुलिस का जो पाकिस्तान में इशू है इसके रिफॉर्म्स के हवाले से कोशिशें कुछ हुई हैं जो बुरी तरह से नाकाम हुई हैं। आपके जहन में इसका क्या खाका है, क्या मॉडल है, ये प्रोसेस कहाँ से शुरू हो सकता है और इस इदारे को हम कैसे फाल बना सकते हैं? ओके अजीजी भाई, बात यह है कि पुलिस जो है ना जी, वो किसी भी सोसाइटी का कोर महकमा है। और आपको पता ही होगा कि पुलिस का जो 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 बैकग्राउंड है वो पॉलिसी से आता है। वो किंग की जो पॉलिसी होती थी उसको जो लोग इन्फोर्स करवाते थे, जो किंग का कानून इन्फोर्स कराते थे, बिल्कुल वो पुलिस होती थी और होती है। अब मसला यह है कि जब आप किसी मुल्क की पुलिस देखते हैं ना, तो आप उसके बादशाह का कानून देख सकते हैं, ठीक है। और आपको पाकिस्तानी पुलिस में बादशाह का कानून बिल्कुल नजर आ रहा है, ठीक है जी। तो बेसिकली यही बात है। आप पुलिस आपकी तब रिफॉर्म होगी जब आपका बादशाह रिफॉर्म होगा, क्योंकि पुलिस बादशाह की पॉलिसी इन्फोर्स करती है और बादशाह जो है वो यही पॉलिसी चाहता है जो है। सो पुलिस इस एक बड़ी डिलिबरेट तरीके से, जब ताजे बरतानिया ने पाकिस्तान की पुलिस या इंडिया की पुलिस का एक स्ट्रक्चर बनाया था, तो वो महकूमों के लिए पुलिस बनाए थे जी। आप वेस्ट में देख लें, इस तरह की पुलिस का स्ट्रक्चर नहीं होता ना कि जी आपने कहाँ देखा है यहाँ पे कि सड़क पे सिपाही खड़े में हैं, बस ऐसे ही एक राइफल लेके खड़ा हो। वो तो कोई एक्टिविटी होगी, आप कोई 911 कॉल करेंगे, वो उसके नतीजे में रिस्पॉन्ड करेंगे और फिर उसने किसी से पूछना नहीं है। उनकी एसओपीज बड़ी क्लियर बनी हुई है और उन्होंने एक लॉ को लेके चल पड़ना है। अब जैसे लंदन में तो जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है वो मतलब वो किसी के इख्तियार में नहीं है। सो पुलिस ने पॉलिसी के कंट्रोल में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं एक दफा क्वेटा जा रहा था, बच्चे कनाडा इमिग्रेट कर रहे थे 2007 में, हम आ रहे थे, तो मैंने कहा कि ये बच्चे तो अब पता नहीं कब वापस आएंगे, तो इन्हें अपना होम टाउन दिखाना बड़ा जरूरी है। तो कराची से हम चल पड़े जनाब क्वेटा के लिए। रास्ते में पता नहीं कौन सी जगह थी, एक वहां पे ट्रैफिक बंद थी, बस वो कोई हड़ताल हुई भी थी सड़क और सारी दुनिया परेशान। मेन जो हाईवे है वो बंद है, 10-11 घंटे वहां हाईवे बंद रही। और मैं चलता चलता पैदल फिर आगे तक पहुंचा जहां पे प्रॉब्लम है। तो पुलिस वाले भी जमीन पे बैठे हुए थे, जो बलूचिस्तान का रिवाज है, और उसके साथ साथ ही जिन लोगों ने सड़क बंद की हुई थी वो भी सड़क जमीन पे बैठे हुए थे। उनके पास क्लैशनकोवें थी कुछ 4-5 और बहुत पुलिस थी। मैंने डीएसपी से भी कई बार पूछा कि भाईजान आप सड़क खुलवाते क्यों नहीं? वो कहता है जी ऑर्डर आएगा तो खुलवाएंगे ना जी, ऑर्डर नहीं है तो कैसे। तो वो मीटिंग हो रही है जी, वो फिर मीटिंग के बाद जो ऑर्डर होगा। अब इशू ये है कि इंसानी सोसाइटी ऐसी होती है कि उसमें एक हर दफा आपको ऑर्डर नहीं लेना। बिल्कुल इंसानी सोसाइटी ये है कि आपने एक दफा कानून बना दिया, वो कानून की किताब में लिखा है। अब जब वो वाली सिचुएशन दोबारा अराइज होगी, एक आदमी कनाडा में बंदूक लेके सड़क पे आ गया या 10 आदमी बंदूक लेके सड़क पे आ गए, तो आपका क्या ख्याल है कि पहले कैनेडियन पुलिस कहेगी कि अच्छा जी अब जो प्रीमियर है वो पहले अब मीटिंग करेगा, फिर उसके बाद हमें बताएगा कि हमने क्या करना है? तो भाई वो तो बता दिया हुआ है आपको, कानून की किताब में लिखा हुआ। सो
पुलिस का इशू हमेशा बहुत बड़ा कल्चरल इशू होता है। आपकी सोसाइटी किस तरह की है, आपकी पुलिस एग्जैक्टली उसी तरह की है। ठीक। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये चाहना कि हुकूमतों का स्ट्रक्चर ठीक ना हो, बादशाह खुद ठीक ना हो और पुलिस ठीक हो जाए, तो ये खामख्याली है। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, इट्स इम्पॉसिबल। बिल्कुल ठीक। जो आपकी बात से मैं कंक्लूड कर सका हूं और अपनी आम आवाम को, जो कि आपको माशाल्लाह यूथ बहुत फॉलो करते हैं, उनको आसानी से वो आपकी गुफ्तगू को रिलेट कर सकें कि प्रैक्टिकली इसको कैसे इसकी क्या टेक आउट है। तो जिस तरह से बादशाह ने अनलीश किया है रिसेंटली राव अनवर को, और वो मीडिया पे आके जिस तरीके से आके उनके बयानिए को बना रहा है और बोल रहा है, जिस शख्स की क्रेडिबिलिटी ये है कि 400 से ऊपर उसके ऊपर कत्ल के मुकदमात हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जज हाथ जोड़ के जाके हाजिर हो जाता है कि हमारी थोड़ी सी इज्जत रख लो और हाजिर हो जाओ, और वो भी उसको जो है वो 3 फूल वाले से कहलवाना पड़ता है। तो जहां निजाम ये होगा वहां पर पुलिस रिफॉर्म्स तो नहीं हो सकते। आपने सिंपली इस बात को इस तरह से कहा है, मैं सही समझा हूं? आप बिल्कुल सही समझे, लेकिन ये राव अनवर का मुझे बताइएगा, मुझे पता नहीं है, मैं क्योंकि खबरें ज्यादा सुनता नहीं हूँ, मेरे घर में टेलीविजन अक्सर नेटफ्लिक्स शेटफ्लिक्स के लिए मुझे देखता हूँ और अंदाजा है इस बात पाकिस्तानी का। कोई चैनल है नहीं। जी, तो ये क्या हुआ क्या? ये असल में राव अनवर साहब जो हैं वो मुख्तलिफ कैंप्स में के लिए काम करते रहे हैं, और इस नहीं, वो वक्त तो मुझे पता है। आजकल कोई अनलीश जो आप कह रहे हैं, आजकल जी अभी कोई जी रिसेंटली जी कोई पिछले 3-4 रोज से 2 जगह वो अपेयर हो चुके हैं, और एक प्रोग्राम में रिसेंटली वो आए हैं, और वो सोलो प्रोग्राम था उनका, और घंटे भर आके उन्होंने आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी को बेसिकली कट टू साइज करने के लिए उनके ऊपर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि आसिफ जरदारी साहब ने अभी रिसेंटली अपना सोलो रिकॉर्ड करवाया है एक प्रोग्राम, उसमें उन्होंने बताया है कि लास्ट टाइम तो मैंने नून को खुद बढ़कर पीएम बनवाया था, और मैंने बनवाया था, और उनकी सीटें पूरी नहीं थी और मैंने उनको करके दी थी, और मैंने अपनी गवर्नरशिप उसके लिए लूज की थी, और मैंने एमकेएम को सिंध में गवर्नर बना के ये उनको वजीर आजम बनवाया। बट इस दफा ऐसा नहीं होने जा रहा, और नून को इस दफा मैं पीएम बनने नहीं दूंगा। तो नून से पीएम नहीं आएगा तो इसका मतलब यह है कि आसिफ सरदारी साहब ही स्टार्ट फ्लेक्सिंग हिज मसल्स, वो चाह रहे हैं कुछ पंजाब में। तो आपने जो बताया कि बादशाह अपने हिसाब से सब प्यादों को लेके चलता है, तो बादशाह ने कहा अच्छा तो अभी मैं आपको लेसन देता हूं। तो उस सिलसिले में राव अनवर साहब को अनलीश किया गया है, और वो अपने एजेंडे पे काम शुरू किया उन्होंने जोरों पे। तो ये इसका पूरा बैकग्राउंडर था जो मैं आपको चाह रहा हूँ कि उससे आप बताएं कि ये जो सूरत हाल है, जिसमें एक एसएचओ इतना ज्यादा इंपावर्ड है कि वो डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन लेता है आपके जीएचक्यू से, और उस इलाके में वो सारे काम करने का इख्तियार कुल है उसके पास, जो कि एक सिंपल एसएचओ है। और उसको उठा के उन्होंने कहां से कहां इस वक्त एसएसपी बने हुए हैं वो, और काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इसका बैकग्राउंडर था। नहीं, देखिए, राव अनवर का जो फिनोमेना ना, ये आपको समझना पड़ेगा, और ये फिनोमेना सारे मुल्क में। राव अनवर का फिनोमेना वो है जो बलूचिस्तान में डेथ स्क्वाड्स है, जी ठीक है, जो अमेरिका इराक में ब्लैक वाटर है, ठीक। बहुत से काम सरकार खुद नहीं करना चाहती, खुद नहीं जी कर सकती, या खुद करके किसी और पे जिम्मेदारी डालना चाहती है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेना चाहती सरकार। जी तो सरकार वहां पे प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करती। राइट। अमेरिका इसी तरह ब्लैक वाटर को इस्तेमाल करता था। ये मतलब मैं एग्जैचुरेशन नहीं कर रहा। राव अनवर से पहले कराची में एक साहब होते थे, क्या नाम था उनका, वो दाढ़ी वाले, वो जो बॉम्ब असलम साहब, एक्सप्लोजन में। हाँ, असलम चौधरी असलम। चौधरी असलम, ठीक है जी। असल में हर दौर में एक राव अनवर होता है जो कि आईएसआई का आदमी होता है या एस्टेब्लिशमेंट का आदमी। जी वो बेसिकली उस बेचारे ने किया कुछ नहीं होता, वो तो बस हुआ के लिए होता है। राव अनवर भी तो ये पैसे लेते हैं, थोड़े बहुत अपने काम करते हैं, लेकिन ये अपना नाम देने के लिए होते हैं। द वे दिस वर्क्स इज कि
अब बलूचिस्तान में तो आपने डेथ स्क्वाड्स रख ली है ना, जो मतलब ये फजूल किस्म के, जो जिनको कोई घास नहीं डालता था, उनको आपने सरदार का नाम दे के खूब गाड़ियां दी हैं, खूब क्लाशनकोवें दी हैं, क्या खूब आदमी दिए हैं, और जिसको आपने मारना है उनको कहते हैं आप जाके मार दो, ठीक है। तो उनके थ्रू आपने अवाम पर एक टेरर फैलाया, ठीक है। अच्छा, अब कराची जैसे शहरों में उस तरह के वो बलूचिस्तान वाला तो माहौल नहीं है, वो नवाब नहीं है, वो फलाना नहीं है, तो वहां पे या इस तरह के आप आदमी को नवाब बना के तो खड़ा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पुलिस टाइप के लोग इस्तेमाल होते हैं। रावणबार से पहले वही साहब थे जिनका अभी आपने नाम लिया, चौधरी असलम, फिर अब उसकी जगह रावणबार है। उनको फिर बड़ा शहीद बना के पेश किया जाता है, जब वो मर जाते हैं तो वो शहीद जीशान होते काजमी की हैं। तरह। जी हाँ, हाँ जी जी, हाँ, और सिराज रईसानी की तरह बलूचिस्तान जी में, ठीक है जी, अभी उसका बेटा है। और इसी तरह ये जो है रावणबार बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट का। अच्छा, एट टाइम्स मैं क्यों कह रहा हूं कि इन्होंने कुछ नहीं किया होता यह है कि इंटेलिजेंस वालों को कोई टिप मिली, आईएसआई को, एमआई को, किसी को कुछ, वो कहीं घुसे, वहां पे फायर हुए, बंदे मार गए, जो भी हुआ हो गया। अब अगले वो तो वापस चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो कानून के तहत कोई इख्तियार ही नहीं था वो रेड करने का, वहां पे जाके ना किसी को वो गिरफ्तार कर सकते हैं ना, बिकॉज कानून में वो किसके सामने उसको पेश करेंगे। ठीक। अब वहां पे लड़ाई हुई, बंदे मरे हुए हैं, तो अब वो किसी ने जस्टिफाई तो करना है, सुबह जब होगी तो वो लाशें कहाँ जाएंगी। तो वो रावणबार साहब वहां पे आ जाते हैं, वो कहते हैं जी ये रात को मैंने रेड की थी, ये मैंने फायर किए थे ये बंदे। और फिर जिन जिन पॉलिटिकल पार्टीज को सामने आके तंग करना हो, लोग उनको धमकाना हो, फलाना करना हो, ये रावणबार टाइप के कैरेक्टर से काम करते, जी इसके जी एवज इनको बहुत भारी मुआवजे मिलते हैं। सो बेसिकली आप वाली बात है कि जी ये, बट you see this is the most tragic aspect। इसीलिए आप वाली बात है, मैं जो पहले गुजारिश की कि जब तक बादशाह नहीं सुधरेगा पुलिस नहीं सुधर सकती, क्योंकि पुलिस को तो रावणबार को तो बनाता ही बादशाह ना, नहीं तो रावणबार की क्या मजाल है। जी जी जी। छोटे कि वो, इलाके को कंट्रोल करने के लिए बड़ा बड़ा प्लेयर जो है वो एक अपने अपने इलाके के लिए उसने लोग मुख्तस रखे हुए, हाँ उनसे जी, वो अपना काम करवाता है और हाँ इससे जी, उसकी बादशाहत कायम रहती जी। तो है। ऐसा ही। और आगे कोई और होता है, लोग ये समझते हैं जी रावणबार क्या है, कोई गुंडा है, कोई बदमाश है, कोई 6 हाथ है, कोई उसका कोई 7 फुट कद है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना जी। वो मसला ये है कि जज उसके सामने क्यों बेबस है, सारी दुनिया उसके सामने क्यों बेबस है, क्योंकि वो इंटेलिजेंस वालों का आदमी है, उन्होंने उसको ना सजा। मतलब आप ये सोचे कि एक मुल्क में एक आदमी 440 कस्टडी में लोग मारता है, डिपार्टमेंट की फाइंडिंग्स मौजूद है, जी और वो जो है अपने घर में नजरबंद होता है, जी एक रात जेल नहीं गुजारता, उसके घर को सब जेल करार दे दिया जाता है, और उसका घर आपने देखा होगा कराची में जो हालात है, ठीक है जी। जी और इस मुल्क का जो वजीर आजम होते रहे हैं, मतलब आप इमरान खान को देखें, वो कहाँ है, कितने अरसे से है, मियां नवाज जी शरीफ कितने अरसे से है, जुल्फिकार अली भुट्टो कितने अरसे से हाँ, रहा और अल्टीमेटली फांसी पे जी चढ़ गए, जी। लेकिन रावणबार ऐसे साहब, कैरेक्टर। ठीक है, जी क्योंकि बादशाह कोई और है और हाँ, बादशाह के लोग पॉलिसी चलाने वाले हैं। सो बिल्कुल ठीक। ये ऐसी चले, बातें हैं कि ऐसा जी ही पुलिस। हम इसको आगे बढ़ाते हैं इस सिलसिले को और स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा प्रोसेस में आते हैं ताकि आवाम रिलेट कर सके। एक तो ये है कि हम अपनी कलेक्टिव विजडम को यूज करके जो भी मुख्तलिफ दुनिया में निज़ाम बने हुए हैं उनको उनके ऊपर गौर करें और देखें कि आया हम किसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या हम कस्टम किस तरह से कर सकते हैं कि कोई कुकी कटर सोल्यूशन हमें मिल जाए अपने यहाँ लाके वो करने का। पहली चीज तो ये आपने बताया कि नियत और विल होगी तो नीचे बात होगी। हम सिर्फ गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए अस्यूम कर लेते हैं कि नियत हो गई है और हाफिज साहब कोई ऐसा सितारा बनकर आए हैं कि वो क्या था वो शुक्रिया राहिल शरीफ और वो जितने भी एपिसोड इस तरह के आते रहते हैं उससे कोई बिल्कुल हटकर कोई ये फिनोमिना है और ये वाकई इस मुल्क में जिसे जेन्युइन तब्दीली कहते हैं बेहतरी की तरफ उस तरफ बढ़ना चाहते हैं। हमने 1 मिनट के लिए जिस तरह के मैथ्स में कोई चीज कांस्टेंट मान लेते हैं ना हम कि जी ये है तो हमने इसको गिवन मान लिया। अब हम इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डालते हैं
ताकि हमारी अपनी कलेक्टिव विजडम के साथ साथ इसमें जितनी भी अवेलेबल दुनिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें मौजूद है उसको डालकर मैं आपके सामने तमाम लिस्ट ऑफ क्वेश्चन एक साथ रख देता हूं। उसके बाद प्लेटफॉर्म आपका है और आप उसको कैसे लेके चलते हैं ये आपके ऊपर है। देखिए जी, पूरी दुनिया के अंदर ये माना जाता है कि अगर स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन हो तो हमारे पास जो है लोगों को ज्यादा अकाउंटेबल बनाना, यानी मोर अकाउंटेबल हो, वो एफिशिएंट और एफिशिएंसी बढ़ाना उस इदारे की, वो कैसे बढ़ेगी, उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या टूल है, आया उसके अंदर टेक्नोलॉजी को कितना डालना है कि टेक्नोलॉजी को डालने के साथ हम कितना फायदा उससे उठा सकते हैं, वो एलिमेंट हो गया। फिर कम्युनिटी ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन है ये, तो उसको कैसे कम्युनिटी ओरिएंटेड बनाने के लिए जो कम्युनिटी वॉच प्रोग्राम्स एंड ऑल दो, ये सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट हम इस डिपार्टमेंट में कैसे करें। आया हमें ट्रेनिंग और एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, इस तरफ ध्यान देना चाहिए। आया हमें कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ जाना चाहिए, लोकल लोगों को जो उस इलाके से ताल्लुक रखते हैं उनको ना कि एलियंस उठा के किसी जगह रख दिए जाएं और वो अपनी जबान में आके गालियां देके वहां की लोकल कम्युनिटी को जलील करते रहे, उनकी चादर और चार दीवारी को जो है वो उसका भी ध्यान ना रखें। आया ये सोल्यूशन हो सकता है? आया कोई इम्प्रूव्ड स्किल्ड बेस्ड रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन हो सकती है इसका हल? आया जैसे मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन है, ये सोल्यूशन हो सकती है? ये जो भी स्टेब्लिश प्लेटफॉर्म है फॉर पब्लिक फीडबैक के, आया से कंप्लेंट्स लॉन्च करना प्रॉपर तरीके से, ऑनलाइन पोर्टल बनाना, ये जो कोशिश की गई हॉटलाइंस होना, ये कोई हल है? आया लीगल रिफॉर्म्स की तरफ जाया जाए तो इससे रास्ता निकल आएगा? आया इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से लेकर उससे हेल्प लेकर लाके कोई एक वहां से कुछ लोग आए, कोई टीम आए, कोई पायलट प्रोजेक्ट बने, कोई कहीं एक शहर के अंदर इंप्लीमेंट हो, कोई वो जो इंडिया के हमारे दिल्ली के केजरीवाल वाला मॉडल है वो एक शहर में लगाएं, वो इंप्लीमेंट हो जाए, कामयाब हो जाए, उसको उठा के हम जो है वो जगह जगह ले जाके इम्प्लांट करते रहें, वो एक प्रोसेस हो सकता है। आप इस हवाले से बताइए कोई इस पूरे सिस्टम को मेजरिंग प्रोग्रेस कैसे इसकी होगी कि आया उसको मेजर किया जा सके, उसकी तमाम क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव तमाम स्केल्स, ये सारी बातों को अगर ध्यान में रखते हुए आगे कदम बढ़ाया जाए तो शुरू कहां से करें? आप बताएं। अब आपके पास पूरा प्लेटफॉर्म। देखिए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर नीयत अवेलेबल है तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आज के दौर में सबसे पहली तो बात यह है कि जहां सिस्टम्स ह्यूमन की सवाबदीद पर बेस्ड नहीं होंगे, सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा कि हर ह्यूमन उसके थ्रू जाएगा, ठीक है जी। और हमारे पास आज के दौर में कंप्यूटराइजेशन, ऑटोमेशन और इंफॉर्मेशन फ्लो इतना मजे का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी मजे की है कि आपने किसी भी अदारे को सीधा करना हो तो आप बिल्कुल बनाई एसओपी उठा के डाल दीजिए वहां पर, सिस्टम को रन कर दें बटन के ऊपर। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं। मैंने इसका एक मॉडल पुलिस रिफॉर्म्स के लिए बनाया था, उस पर एक रिपोर्ट लिखी थी और अपने तई मेरा ख्याल था कि जी ये करना चाहिए। तो आप वाली बात पहले मैं मान लेता हूं कि जी नियत है, चलें, दिल नहीं चाहता मानने को लेकिन चले मान लेता हूं। अब हमने मान लिया कि जी नियत है फुल फ्लेज, तो देखिए बहुत आसान काम है और हम एक मिसाल लेके चलते हैं। ऐसे एक सैंपल क्राइम लेंगे और एक सैंपल मॉडल लेंगे। आइडिया ये था, जो मैंने जब इस पे पहले लिखा भी था, कि जी आप एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट ले लें और उस पे ये पायलट हम रन करेंगे और हम एक फर्ज करें कराची की एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं और उसमें हमने ये पायलट प्रोजेक्ट रन किया। वो पायलट प्रोजेक्ट क्या है, मैं आपके गोशगुजार कर। आप सबसे पहले तो जी नादरा से उठाएंगे कियोस्क्स। वो नादरा की जो मशीनें हैं ना जी, जिसके थ्रू बिल पे किए जाते हैं, उन मशीनों को आप एटीएम्स की तरह कराची की इस पायलट डिस्ट्रिक्ट में लगा देंगे। आपकी सोसाइटी में दो किस्म के लोग होंगे। एक जरा पढ़े लिखे टाइप के लोग हैं जो कि डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं मशीन के साथ, और एक ऐसे होंगे जो कि डायरेक्टली मशीन के साथ इंटरैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है जी। अब हम इन दोनों के लिए पुलिस का सिस्टम, पुलिस और जुडिशियल रिफॉर्म्स का एक सिस्टम बनाएंगे, क्योंकि पुलिस अकेली भी कुछ नहीं कर सकती। मेरा तजर्बा ये मुझे बताता है
कि हम जब कस्टम्स में भी थे उस वक्त हमने पुलिस वालों के साथ भी बड़ा क्लोजली काम करते थे और हमारे अपने महकमे में भी हमें ये प्रॉब्लम्स होती थी। हमें वारंट्स लेने के लिए, हमें बेल्स लेने के लिए, हमें फलाना करने के लिए पुलिस वालों को भी कंटिन्यूअसली मैजिस्ट्रेट्स और जुडिशरी के साथ इंटरेक्ट करना। ये दोनों महकमे इकट्ठे उठेंगे और इकट्ठे ही चलेंगे, क्योंकि मैं आपको शर्मिंदगी वाली बात है, सर्च वारंट लेना होता था ना, मैं 93-94 की बात कर रहा हूं, आप किसी मैजिस्ट्रेट के पास सर्च वारंट लेने जाएं तो 10,000 रुपए उसकी उस वक्त कीमत होती थी। तो मैजिस्ट्रेट आपको कहता है कि जी 10,000 रुपए मुझे दें तो मैं आपको सर्च वारंट किसी प्रेमिसेस का दूंगा। भाई उधर हम अपने अब्बा का क्या करने जा रहे हैं कि हम आपको 10,000 रुपए दें, लेकिन वो क्यों? क्योंकि इट इज प्रिज्यूम्ड बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और द मैजिस्ट्रेसी इटसेल्फ कि पुलिस उधर जाएगी, उसके घर से चोरी चकारी करेगी, उसमें से ये 10,000 मेरा शेयर होना चाहिए। तो जिस सोसाइटी में ये सोच है मुंसिफ की कि मेरे वारंट पे जुर्म कमिट होगा और उसमें मेरा हिस्सा होगा, तो आप सोच सकते हैं ना क्या बात। सो जब तक ये दोनों मुंसिफ और कानून नाफिज करने वाली पुलिस, दोनों को आपको साथ लेके चलना। अच्छा, अब इस पैराडाइम पे हम वो अपनी एक छोटी सी पायलट डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं और पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो कि सिस्टम से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो हमने नादरा के कियोस्क लिए और उसको एटीएम की तरह शहर में फर्क फर्क जगहों पे लगा दिया, जिनको हमने नाम दे दिया, फर्ज करें क्राइम रिपोर्टिंग कियोस्क, ठीक है, CRK हमने उसको एक नाम दिया। अब आशिर साहब जा रहे हैं अपनी मोटरसाइकिल पे कहीं, रात के वक्त एक लड़का आया, उसने टीटी से मेरी मोटरसाइकिल छीन के भाग गया, ठीक है। अब मेरे पास में थाने तो मैं जाना नहीं चाहता और मैं कहाँ जाऊंगा थाने, इतना ढूंढूंगा, वो थानेदार होगा नहीं होगा फलाना, तो सीधा मैं अपने करीब तरीन जो मेरा CRK है, क्राइम रिपोर्टिंग कियोस्क, मैं उस पे जाऊंगा और उस पे जाके क्राइम रिपोर्ट कर। कैसे रिपोर्ट करूंगा? आइडिया ये है कि या तो मेरे पास मेरा CNIC होगा कि वो मेरा बटवा नहीं लेके गए, ठीक है, हो सकता है बटवा भी ले जाए, लेकिन अगर नहीं लेके गए फर्ज करें तो मैं अपना CNIC इंसर्ट करूंगा। वो कियोस्क मुझे मेरा बायोमेट्रिक पढ़ लेगा, क्योंकि दादरा के पास डेटाबेस है, वो मुझे कहेगा आप अपना अंगूठा रखें, तो मैं वेरीफाई हो गया कि जी ये मैं हूं। और मैं उसमें कहता हूं जी रिपोर्ट अ क्राइम, ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है, वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। उस कियोस्क को अपनी पोजीशन भी पता है कि क्या टाइम हो रहा है, क्या तारीख है, मैं इस वक्त कहाँ लोकेटेड हूँ, सब कुछ। और मैं उसमें अपने अल्फाज में ब्रीफली डालता हूँ कि जी ये मेरी मोटरसाइकिल है, ये चोरी हो गई है, मैं थेफ्ट किया है, मोटरसाइकिल थेफ्ट, रजिस्ट्रेशन प्लेट ये है, इस टाइम पे हुई है और ये मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, कोई गन पॉइंट पे ले गया। बिल्कुल, उसमें रिकॉर्ड बटन लगा हुआ है, उसमें जो शख्स अनपढ़ है, जो लिख पढ़ नहीं सकता, नहीं 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 नहीं, ये अनपढ़ों के लिए नहीं, ये नहीं, ये अनपढ़ों के लिए नहीं। मैंने आपको कहा ना कि दो किस्म के लोग होंगे, ये उनके लिए है जो कि मशीन से इंटरेक्ट कर सकते, मशीन से इंटरेक्ट, ओके जी। तो वो उसने मशीन में ड्रॉप डाउन है, उसने चूज किया थेफ्ट फलाना, उर्दू में भी है, और उसने ब्रीफली अपना लिख दिया इसमें कि जनाब ये मेरे साथ हुआ, ठीक। आपका देखें FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, आपने, मैंने अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको दे दी कि जी ये मेरी मोटरसाइकिल है, ये नंबर है, इस वक्त गुम गई, गन पॉइंट पे कोई बंदा ले गया मुझसे, ठीक। ये FIR कट गई, मुझे मेरी रसीद मिल जाएगी, वो मुझसे कहेगा कि जी रिपोर्टिंग अ फॉल्स क्राइम इज अ क्राइम इन इटसेल्फ, डू यू एग्री कि जी अगर आप गलत कह रहे हैं, तो अगर हमें पता चल गया कि आप गलत कह रहे हैं तो हम आपको भी नहीं देते, बंदा बनाएंगे। मैं अंगूठा लगाता हूं और मेरा शनाख्ती कार्ड मुझे वापस मिल जाता है, FIR कट गई, ठीक है। ये डायरेक्टली सेंट्रल सर्वर को जा रही है। इस वक्त आपकी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी वाकयात हो रहे हैं वो सारे के सारे एक सर्वर को जा रहे हैं। किस वक्त रिपोर्ट हुआ, वाकये की नौयत कैसी थी, वो सारे जिस सर्वर को जा रहे हैं, किस इलाके को पर्टेन करते हैं, वो हर SHO के या उस कंसर्न थाने के ऑफिसर के, हाँ जी, उस पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आते जा रहे हैं, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। जो उनके जो उनका 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 जो कंट्रोल रूम है, उसको तो डायरेक्टली मैसेज रिले होना शुरू हो गया तमाम नाकों को कि इस जगह से एक मोटरसाइकिल जिसकी रजिस्ट्रेशन प्लेट नंबर ये है अभी चोरी हो गई है। एंड वो हर एक को इंटीमेट हो गया, उनके जो स्क्रीन्स हर एक नाके पे लगे हुए हैं, जैसे यहाँ पे आपके टोरंटो में पुलिस की गाड़ियां हैं, उनमें कंप्यूटर्स लगे हैं जी।
तो आपके नाकों पे जो छोटे मोटे स्क्रीन लगे हुए हैं या जो भी व्हीकल्स में लगा है, उस एरिया में आपको पता चल गया कि ये मोटरसाइकिल इस वक्त इस जगह से चोरी होगी। अब जो थानेदार साहब हैं, पहले जरा यहाँ पे रुक जाते हैं, अब उस आदमी की भी बात कर लेते हैं। यही इवेंट है, लेकिन मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं मशीन से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता। तो हमने एक क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं जिसमें पुलिस वाला कोई नहीं है, क्योंकि पुलिस वालों से तो अवाम का एतबार उठ गया हुआ है। आपने नादरा के लड़के लड़कियां या प्राइवेट सेक्टर के किसी को बिठाया हुआ है, 24 घंटे एक अच्छा सा रूम बना हुआ जिसमें 3-4 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, कुछ नौजवान और खवातीन बैठी हुई हैं। आप सीधा बीच में जाते हैं, 24 घंटे खुला है कि जी अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ ये हो गया जी, मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए। वो एक सेपरेट अदारा है जिसका पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं। कहते हैं सर बड़े साहब आप बताइए क्या हुआ है, मैं बताता हूं, मैं अपना अंगूठा रखता हूं और वो एग्जैक्टली उसी तरह रिपोर्ट हो गई जैसे उधर से हुई। तो दोनों लोगों को हमने कैटर कर लिया, जो खुद लिख सकते हैं या जो नहीं लिख सकते उसके बिहाफ पे किसी और नहीं। अब ये सारी इंफॉर्मेशन एक सेंट्रल सर्वर में चली गई और अब जो कंसर्न्ड इलाके का जो बंदा है वो उससे जान नहीं छुड़ा सकता पुलिस ऑफिसर, क्योंकि अब उसने उसका कुछ करना है। सो एक तरह से वो रोजनामचे की एंट्री हो गई है, उसके अगेंस्ट जितनी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो कुछ कर रहा है, वो उसके अंदर आती जा रही है। उसने कौन उसका सस्पेक्ट है, किसको उसने गिरफ्तार करना है, अगर उसने मैजिस्ट्रेट से किसी का वारंट मांग रहा है किसी चीज पे, तो वो इसी पे लिखेगा कि देखें मशीन बहुत ज्यादा तो अक्सर स्मार्ट खुद होगी, क्योंकि जब पुलिस वाला उसको कहेगा ये थेफ्ट है फलाना, तो कौन सी सीआरपीसी लगती है और क्या पीपीसी लगता है, वो दफाई शफाई खुद ही मशीन लगाता है, पोर्टफोलियो में जाती जाएगी, कलर कोडेड होंगे, टाइम लाइन आ रही है जी, वो अच्छा क्राइम है उसके हिसाब से वो कलर कोडेड है, उसको सब पता चल रहा है जी। अब और एक सेंट्रल सर्वर में अगर ऊपर बैठा कोई भी बंदा देख रहा है तो उसको पूरी डिस्ट्रिक्ट के एक एक चीज का पता है कि कहाँ क्या हुआ। अच्छा, अब ये पर्टिकुलर केस किस मैजिस्ट्रेट की पावर का है या किस कोर्ट की पावर का है, जैसे ही वो इसको वो करेगा और कहेगा कि जी मुझे इसमें फर्ज करें वारंट चाहिए या ये चाहिए असिस्टेंस जो लीगल चाहिए, तो वो खुद ब खुद के मैजिस्ट्रेट के टेबल पे खुलेगा कि ये फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट के जी ये पुलिस वाला फलानी जगह पे ये उसकी इन्वेस्टिगेशन है, इसके बेसिस पे इस तरह ये वारंट मांग रहा है। अब वो मैजिस्ट्रेट उस पर बैठा हुआ है या वो उस पर फैसला करता है या नहीं करता, तो कितनी देर वो लगा रहा है वो भी हमें मॉनिटर होता रहेगा। जो ऑफिसर ने कितनी देर में अपनी क्या कार्रवाई की है वो भी बीच में लिखी हुई है और वो मॉनिटर होती रहेगी। अब फर्ज करें कि इस थाने पे इस वक्त इतने फर्ज करें अरेस्ट वारंट्स दिए गए हुए थे, तो अगर मैं मैजिस्ट्रेट हूं या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हूं और मुझे अपने सिस्टम पे मैं देखूं कि ओके अगर मैं इस वक्त इस थाने को विजिट करूं तो यहां पर 11 बंदे होने चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि ये 11 एक्टिव इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, इसमें वारंट इशू हुआ है। ये जो 12वां आदमी था इसको शाम को 5 बजे बेल मिल गई हुई है क्योंकि सिस्टम में से बेल है, ठीक। तो अगर मैं इस वक्त इस थाने को विजिट करूं तो यहाँ पे 11 बंदे होने चाहिए, ये फलाने फलाने होने चाहिए, 12वां बंदा नहीं होना चाहिए। जो 12वां है वो इलीगल डिटेंशन में, ठीक है जी। तो आप पूरा सिस्टम मॉनिटर कर सकते हैं। ये मैजिस्ट्रेट पिछले 7 दिन से ये क्यों वारंट नहीं देता या कोई रीजन लिखेगा, या तो लिखे जो भी उसको इतराज है वापस भेजेगा, नहीं तो वो आगे चलेगा और आइडेंटिकल के। सो वो जितनी भी कार्रवाई है पुलिस की, इट इज ऑल ऑन अ सर्वर एंड इट ऑल मूव्स ऑटोमेटिकली टू द रेलेवेंट। जब आखिर में इसने अपनी अगर इंक्वायरी कंप्लीट करके जब ये फाइनल अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है और जिस भी पर्टिनेंट अदालत में जा रही है वो वहां चली जाएगी, ठीक। आज भी आपकी हर किस्म की कोर्ट जो फैसला करती है वो लिखता है एक आदमी कंप्यूटर पे ही और वहीं से अदालत का वो निकलता है। तो जजेस के सामने भी ये क्या बदतमीजी है कि जी रजिस्ट्रार आपकी पेशी लगा देता है, मेरी कभी बारी नहीं आती, वो दूसरे बंदे की हर रोज बारी आती रहती है। ये और एक ही जज एक ही केस में ऊपर तक सुप्रीम कोर्ट तक यही सूरत हाल है कि किसी की बारी कब आती है और किसी की बारी साल तक भी आती। और जो और आइडेंटिकल केसेस में एक जज कोई और एक किसी को कोई और फैसले देता जाता है, दूसरे को कोई और फैसले देता जाता है, ठीक है। अब आपकी सारी एविडेंस भी एक ही जगह पे आएगी। आपका कौन सा केस पुराना है, इसकी बारी क्यों नहीं लगती, ये रजिस्ट्रार सब फारिग। फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट के बेसिस पे ये इस वक्त ये रिपोर्ट सबमिट हो चुकी थी, ये इसकी ज्यूरिस्डिक्शन की है, इसने इस पे क्या किया है अभी तक,
और इसकी पेशी क्यों नहीं लगती, ये बंदा क्यों नहीं आते, या क्या होता है। सो ये पूरा सिस्टम आपने इलेक्ट्रॉनिक बना के एक स्ट्रक्चर खड़ा कर। ठीक। अच्छा, और फिर सिर्फ ऐसे नहीं चलता, फिर आपको जरा ऑफिसर्स की तनख्वाहें, मैं आपको इसकी मिसाल दूं। जब हमने कस्टम्स में रिफॉर्म्स शुरू की तो उस वक्त हमने किया यह कि हमने कहा कि जनाब इमीडिएट इफेक्ट पे जितने लोग कस्टम्स की रिफॉर्म्स में काम करेंगे उन सब की सैलरियां डबल होंगी। ठीक। और ये गवर्नमेंट हमें देगी, चेक पे डबल सैलरी देगी। आई वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड गेटिंग इट, और कई साल तक रिफॉर्म प्रोजेक्ट्स पे कस्टम वालों को पूरे पाकिस्तान से ग्रेड 17 के अफसर को दुगनी सैलरी मिलती थी, 18 को भी दुगनी मिलती थी, और हम उस दुगनी सैलरी पे भी खुश नहीं थे। सो वी मेड, हमने एक पूरा स्ट्रक्चर बना के गवर्नमेंट को दिया लेजिस्लेट करने के लिए। हमने कहा कि देखिए इशू ये है कि, और हमने उस वक्त $5 की इक्विवेलेंट एक फी गुड्स डिक्लेरेशन की प्रोसेसिंग पे, कि अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं कुछ तो आप $5 कस्टम्स को अभी भी आप देते हैं, एक प्रोसेसिंग फी देते हैं। अब वो पैसा जमा होता रहेगा, और वो जो कलेक्टरेट है उसमें कलेक्टर से लेके जो लास्ट सिपाही तक है, वो महीने का टोटल कितना पैसा जमा हो रहा है, और परफॉर्मेंस बेस वो हम पैसे इन पे डिवाइड करेंगे, और वो सारे पैसे हम नहीं देंगे। से अबाउट 60% लोगों को डायरेक्टली एज बोनसेस डिसबर्स होगा इन एडिशन टू देयर डबल सैलरीज। About 40% of that money would be given for insurances, health insurances, medical insurances, etc. So it's a sustainable issue. Certain portion उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए, जो किसी का बच्चा जो टॉप परफॉर्मर होगा और वो नजर आ रहा होगा, तो हम उसको स्पॉन्सरशिप्स और एजुकेशनल ग्रांट्स दिया करेंगे। सरकार की गाड़ियों को हमने कहा कि जी महकमे की कोई गाड़ी नहीं। अच्छा, देखिए अगर आप लीज पे गाड़ी लेते हैं पाकिस्तान में, तो आप एक सर्टेन अमाउंट जाके नीचे डाउन पेमेंट देते हैं ना, और फिर आपको एक गाड़ी मिल जाती है। तो जितने हम पैसे जमा कर रहे हैं ग्रेड 17 के ऑफिसर को 16 या जहां भी आपने फैसला करना है कि यहां तक हम गाड़ी देंगे, सिर्फ फर्ज करें 16 तक आप देंगे या 14 तक देंगे, तो आपने कहा कि जी इस लेवल के मुलाजिम को 800 सीसी कार मिलेगी 5 साल में एक दफा, और वो गाड़ी उसकी मलकियत होगी। उसने डाउन पेमेंट नहीं करनी, डाउन पेमेंट सरकार करेगी। ठीक है जी। अब इसके एक सर्टेन इस एक्सटेंट तक फ्यूल हम देंगे, और इस एक्सटेंट तक सर्विस, और ये गाड़ी अब इसकी अपनी जाती होगी, ये बाकी छोटी जो किस्तें हैं ये दिया करेगा, और इतने % इन किस्तों का हम देंगे। क्योंकि इस वक्त जो आप गवर्नमेंट की गाड़ियां खरीदते हैं फुल कीमत पे, फिर उसके फुल पेट्रोल और डीजल आप देते हैं, उसके फुल आप वो करते हैं, क्या उसे बोलते हैं, सर्विसिंग की जिम्मेदारी आप खुद देते हैं, तो बेहतर ये नहीं है कि आप कोई डाउन पेमेंट ना करें, वो एक छोटी सी डाउन पेमेंट करें, आप उसको थोड़ा सा फ्यूल और थोड़ा सा फलाना सब्सिडाइज करें, बाकी वो करें, और 5 साल बाद वो दूसरी गाड़ी ले सके। और चूंकि ये गाड़ी उसकी प्राइवेट गाड़ी है और वो अपनी जाती नंबर पे चलाता है, तो ये भी नहीं हो सकता कि एक बड़े साहब या मिनिस्टर अपने घर में 50 गाड़ियां खड़ी कर लेंगे, और या उनके बेटे सरकारी गाड़ियां चलाया करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये गाड़ी जब सड़क, जी, तो ये खुश भी होगा क्योंकि इसको प्रिविलेजेस भी मिल रहे हैं। सो आपको फिर एक पेज एंड बेनिफिट्स का एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है जी। सो अगर आपकी नीयत है तो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक पेज एंड बेनिफिट्स का पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो ठीक है जी। जो भी है, और उसके बाद आपको लोगों को फ्रीडम देना पड़ेगा। मतलब जो कि बिल्कुल क्लियर, ये नहीं है ना कि जी इस आदमी ये आ रहा था तो वो चूंकि बड़े आदमी का बेटा था उसको हमने रोक लिया तो अब मुसीबत पड़ गई। नहीं, पुलिस वाले की अथॉरिटी बिल्कुल सिंपल होगी, ये आपको साबित करना पड़ेगा कि जी इसमें उसकी मैल इंटेंट शामिल थी किसी इशू पे, अदरवाइज वो उसने जो किया है वो ठीक किया कानून के मुताबिक। मतलब यहाँ कनाडा में एक पुलिस वाला रोक लेना प्राइम मिनिस्टर को, ट्रूडो को, क्या कर लेगा ट्रूडो? ठीक है जी। सो जब तक आप लोगों को फिर उस पुलिस फोर्स को उस लेवल के, और अब लेकिन वही वाली बात है ना कि जी नीयत सिर्फ बादशाह की नहीं है। अब यहां पे पहुंच के जरा मैं एक पॉज ले, प्रॉब्लम यह है कि पंजाब की पुलिस और बलूचिस्तान की पुलिस एक जैसी है? नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि मुल्क में बादशाह तो एक ही है।
तो फिर पंजाब और बलूचिस्तान की पुलिस भी एक जैसी होनी चाहिए थी। मसला यह है कि वो एक जैसी नहीं है। ठीक है जी। केपीके की और सिंध की पुलिस एक जैसी नहीं है, नहीं फर्क। क्योंकि मसला यह है कि ये मुआशरे ही फर्क फर्क है, इनके जी कल्चर ही फर्क फर्क है, और जी पुलिस उन कल्चर्स पर डिपेंड कर रही होती है, जी, क्योंकि वो उसी से उठ रहे होते हैं। उससे आए क्या है? पंजाब का सबसे गंदा और सिंध का सबसे गंदा और प्यूट्रिड कल्चर है। बिल्कुल एक दूसरे पे जाली केसेस करना, झूठे केसेस करना, ये सदियों पुरानी यहाँ की रिवायतें हैं। बिल्कुल, जमीन जायदाद वही सिलसिला चल जी। रहा बलूचिस्तान में इस तरह के इश्यूज नहीं है, है। इसलिए बलूचिस्तान में बादशाह को पुलिस को इस्तेमाल नहीं कर सका अपने उल्टे काम करवाने के लिए, उधर जी उसको डेथ स्क्वाड्स अलग से रखने पड़े। ठीक है। जबकि सिंध में राव अनवर उसको मौजूद हैं, जो कि पुलिस की वर्दी में काम करने को तैयार हैं। ठीक ठीक है। ठीक सो ये कल्चरल इश्यूज भी बहुत हैं, ये सिर्फ बादशाह का मसला नहीं है, ये ठीक। अवाम का भी मसला है, ये अवाम भी उसी किस्म की है। हमें भी ठीक होने की जरूरत है। हमारे पास भी विसल ब्लोअर को जो है इंसेंटिफाई करें, किस तरीके से करें। हमारे पास भी जो विटनेस प्रोटेक्शन प्लान है उसको बहुत अच्छे तरीके से बनाएं, मुल्क के अंदर उसको आगे लेके चलें। हम इसी बात को, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, जिस तरह से मैंने एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन रखे आपके सामने और आपने उसके अंदर जो मेजर चीजें हाईलाइट कर दी हैं कि एक सिस्टम होना चाहिए, जो आपने बताया कि सिस्टम डिजाइन होगा, ऑटोमेशन उसके अंदर डाली जाए, अकाउंटेबल बनाया जाए लोगों को, और जहां जहां सिस्टम में रेड फ्लैग रेज हो वहां से क्वालिटी ड्रिवन होगी, जो कि बॉसेस हिरार्की में बैठे होंगे, उनके पास सिस्टम जो डिजाइन हुआ है वो बता रहा है कि कहां पर ये सिस्टम टूटा है। जो सिस्टम जिस जगह पर, जिस चेन में टूटेगा वहां पर वो रेड फ्लैग वाली मेल जाएगी। ये 72 घंटे में ये प्रोसेस हो जाना था, इस थाने ने ये प्रोसेस 72 घंटे में नहीं किया, वो कलर कोड होके रेड हो गया, वो उसके बॉस के पास चली गई है, उसने सुबह मेल खोली है, उसने देखा है रेड की 5 मेल आई है, सबसे पहले मुझे ये एड्रेस करना है। तो जिस तरह के एक ह्यूमन अपने काम को क्वालिटी वाइज इंप्रूव करने के लिए अर्जेंट को सबसे पहले एड्रेस करता है, फिर अर्जेंट इंपॉर्टेंट को एड्रेस करता है, और इसी तरीके से उसके पास डे के टास्क होते हैं। इसी तरह आपकी तमाम हायरार्की के पास टास्क होंगे, वो इसी तरह से चेक होंगे, बॉसेस भी इसी तरह से काम कर रहे होंगे। तो एक निजाम की बात की आपने, एक मुकम्मल ढांचे की बात की, उसको उसको कनेक्ट करते हैं आपकी बात को कैनेडियन पुलिस सिस्टम से। आपके इल्म में लाता हूं कि कैनेडियन पुलिस सिस्टम के अंदर कितने डिपार्टमेंट हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं, आप बखूबी इससे वाकिफ हैं। मैं सिर्फ आवाम के लिए, ताकि वो एक पैरेलल उनके सामने ड्रॉ हो जाए और वो उनको समझ में आए कि यार काम कैसे हो रहे हैं, इदारे कैसे चलते हैं, कौन कहां तक अकाउंटेबल है और कौन कहां तक काम करता है। तो हमारे पास कनाडा की मिसाल दे देता हूं, जो सबसे आसान, हमारे कैनेडियन भाई भी समझ सकेंगे और हमारे पाकिस्तानी भाई अगर उनको कोई पैरेलल ड्रॉ करना होगा तो वो समझ सकेंगे कि पुलिसिंग किस तरह से। हमारे जितने भी प्रोविंस हैं यहाँ पर, उसके अंदर काउंट हेड के तौर पे अगर देखा जाए पूरे कनाडा के अंदर 550 पर्सन के ऊपर एक पुलिस ऑफिसर है एवरेज। 550 अफराद पर एक पुलिस ऑफिसर मौजूद है। और पुलिसिंग पूरे सिस्टम के अंदर से, यानी $1 टैक्स का जो जाता है, उस $1 के अंदर से ऑलमोस्ट 69 सेंट पुलिसिंग के लिए जाते हैं। तो आवाम को जरा से समझ में आए कि पुलिसिंग कितना इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, इसकी फंडिंग कितनी ज्यादा ह्यूज होती है, और इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट बने हुए। आपके पास एक फेडरल पुलिसिंग है यहाँ पर, और एक प्रोविंशियल पुलिसिंग है, एक म्युनिसिपल पुलिसिंग है। फिर उसके बाद आपके पास ये थाने कचहरियों के लिए पुलिस बनाई हुई है, वो भी पुलिस है जो कि काम करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 3 टियर हैं, फेडरल पुलिस है हमारे पास, प्रोविंशियल है और म्युनिसिपल पुलिस है। फिर शेरिफ का सिस्टम है हमारे पास, जो थाने कचहरी के लिए होता है। तो सबसे पहले फेडरल में आ जाइए, RCMP है हमारे पास, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस। हमारे पास OPP है, ओंटारियो प्रोविंशियल की पुलिस है ये। और फेडरल के साथ हमारे पास कैनेडियन फोर्सेस काम करती हैं, जो मिलिट्री फोर्सेस हैं, जो हमारे पास MP कहलाती है, मिलिट्री पुलिस पाकिस्तान में कहलाती है, यहाँ पर नाम बदल दिया, बेसिकली काम वही है। और इस तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो जिसकी जो डोमेन है, चाहे वो प्रोविंशियल है तो प्रोविंशियल पुलिस को देखती है, फेडरल वाली फेडरल को देखती है। ऐसा नहीं है कि जी यहाँ से टीम बनी है पंजाब पुलिस वाला, वो वहां से थाने से उठाया, वो गया है सिंध के अंदर और सिंध के अंदर जाके किसी को अरेस्ट करके चला आ रहा है।
इसी तरह सिंध की पुलिस गई है वो वहां पे केपी में, और केपी में से जाके किसी को अरेस्ट करके आ रही है। कोई पैरेलल निजाम नहीं बना हुआ, और एक ही प्रोविंशियल पुलिस है जो कि पॉलिटिशियन के साथ भी चल रही है, वो थाने कचहरी के काम भी कर रही है, वो रोड भी ब्लॉक कर रही है, वो मोहल्ले के काम भी कर रही है, वो म्यूनिसिपैलिटी के भी काम कर रही है। कहीं गटर भर गया, पानी भर गया, इलाका बंद हो गया, सड़कें बंद हो गई, तो उन्होंने एक पंप लगाया हुआ है और वहां से रोड से पानी भी निकाल रहे हैं खड़े हुए साइड में। तो यानी कोई भी कहीं पे भी कोई निजाम पैरेलल नहीं है। आप क्या समझते हैं हमारे पास इस मुल्क में जो पुलिस को रिसोर्सेज इस वक्त दिए जा रहे हैं पाकिस्तान में, क्या वो पर हेड के हिसाब से ठीक है? हमें वहां पर बढ़ाने की जरूरत है। हम कहां पर इंप्रूवमेंट लाएं तो ये सिस्टम चल पड़े, बताएं। देखिए, मैं तो पहले बहुत मुश्किल से माना कि आपने कहा कि जी हमने मान लिया कि जी नियत है, तो वो अभी तक मैंने वही माना, तो वही बहुत मुश्किल से माना, अब उससे आगे मैं नहीं मानूंगा। देखिए, रिसोर्सेज तो नहीं है आपके पास। अच्छा, रिसोर्सेज नहीं है, ठीक। ठीक थाना है, तो खुद रिसोर्स रिसोर्सेज पैदा तो कर लेता है, है ही अपना नहीं। कागज पर्चा पेट्रोल सब पूरा कर लेता है। तो कुछ ऐसा निजाम बताइए जिससे कि थाना अपना खर्चा खुद उठा ले। आ, देखिए, ये जो है ना, वही मैंने कहा ना, इट्स अ मच बिगर गेम। पुलिस इज द कोर ऑफ द सोसाइटी, और जब बादशाह ही ठीक नहीं है, अब यहां पर इशू ये है कि अब आप जो घर के हम टैक्सेस देते हैं, आपने देखा ना, जब यहाँ पे हम, अगर आप जिस भी सिटी में रहते हैं, आप सिटी के एक टैक्सेस है ना जो आपका प्राइमरली आपका जी आपके प्रॉपर्टी टैक्स से बात शुरू होती है। जी अगर आप अपने प्रॉपर्टी टैक्स के एक एक डॉलर को ट्रेस करना शुरू करें, तो उसमें से कितना एजुकेशन पे जा रहा है, पार्क में जा कितना रहे हैं, इधर गार्बेज जा रहे कलेक्शन पे जा रहा है, कितना पुलिसिंग पे जा रहा है, कितने पानी की सप्लाई पे जा रहा है। अब पाकिस्तान में मसला ये है कि आप डिसेंट्रलाइज करने को अथॉरिटी तो तैयार ही नहीं है। नहीं है, नहीं है। सबसे बड़ी बात डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, सबसे बड़ी बात। ठीक है जी, तो कोई भी छोटे लेवल पर तो कोई गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने जो मुल्क तोड़ने को तैयार हैं, लेकिन हम 1 यूनिट लगाएंगे। ठीक है, अयूब खान साहब 1 यूनिट लगाएंगे, भले मुल्क जहां मर्जी जाए। ठीक है, और उसके नतीजे हमने देखे। जी 12 करोड़ का प्रोविंस पंजाब एक आईजी चला रहा है। इतना बड़ा तो पूरे यूरोप में कोई मुल्क नहीं है। यहाँ 6 सूबे बनने चाहिए थे। तो इश्यूज ये हैं कि अब जब हम ये बातें करते हैं कि जी रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज नॉर्मली जहां पे जितनी रिसोर्स जनरेट, वो लोकल लेवल पे रिसोर्सेज जनरेट होती हैं और फिर लोकल यूज होती हैं, क्योंकि पुलिस एसेंशियली लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा होती है। जो डे टू डे में आपके साथ पुलिस इंटरेक्ट करती है, आपको आज तक आरसीएमपी वाला टकराया कनाडा में? नहीं टकराया होगा ना, उसे आपसे लेनी देनी कोई नहीं। ओपीपी आपको तो वो मिलेगा जो कि हाईवे पे शायद आपको ओपीपी वाला का भी टिकट दे दे, नहीं तो अक्सर तो आपकी जो अपनी म्यूनिसिपैलिटी की पुलिस, म्यूनिसिपैलिटी, ये जो हैल्टन पुलिस है या अपील पुलिस है या फलाना, जो रीजनल आपकी पुलिस है, नहीं काम कर रही है। और वो अक्सर अपनी रिसोर्सेज भी अपने लिए खुद ही जनरेट कर रही होती है, क्योंकि आपने उस लेवल तक डेवोल्यूशन की हुई है। जी सो फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान में तो अक्सर ग्रिप फेडरल गवर्नमेंट की है। अब अगर जाके प्रोविंसेस को कोई 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हमने कुछ सोचा भी था कि देंगे, तो उसके भी आगे फिर कवानीन नहीं बने थे, वो बस फिर वो प्रोविंस की हद तक रह जाती थी, और उसको भी हम आज तक रिजेंट कर रहे हैं। खान साहब की पिछली गवर्नमेंट, इमरान खान की, वो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट खत्म करना चाहती थी, क्योंकि फौज आपकी को कॉन्स्टिट्यूशनल 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पसंद नहीं है। अच्छा, ये आपकी बात इस पूरे प्रोग्राम से हटकर एक बात कर दूं, क्योंकि आपने बात बड़ी खूबसूरत इस वक्त कर दी है, तो मैं आपको कनेक्ट करवा दूं उससे। ये जरदारी साहब के पीछे बेसिकली फौज अभी जो फिलहाल पड़ी हुई है ना, वो इसीलिए पड़ी हुई है, इनको साइज बड़ा नहीं देना है नेक्स्ट इलेक्शन में, क्योंकि ये सबसे बड़ी एंटी वॉइस है अगेंस्ट दिस 18th अमेंडमेंट जो आपने बात की। और पीपल्स पार्टी कहती है कि हम इसके गार्डियन है, हम लेकर आए थे तो हमने रखना है, और जो कि बहुत अच्छा था। वो डिवॉल्व बेसिकली इसलिए रिजल्ट नहीं दे रहा कि वो प्रोविंशियल से नीचे लोकल बॉडीज पे गया ही नहीं, तो जिसकी वजह से आपने बात करी। जी कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। तो अब जो आपने कहा ना कि रिसोर्सेज, तो मैंने आपको कहा कि जी रिसोर्सेज नहीं आएंगे। वो रिसोर्सेज कैसे आ सकती हैं? अच्छा, मैं बहुत पहले पुरानी बात पे चला जाता हूँ। जब मैंने सीएसएस किया,
तो मेरी मैं बलूचिस्तान में 47 था और बलूचिस्तान में नंबर 1 था और पाकिस्तान में 47 था। अब बलूचिस्तान में सीटें बहुत कम आती हैं क्योंकि होता यह है कि 3% सीट आती है। बलूचिस्तान को उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से सीट मिलती है। तो 3% चूंकि हमारी पॉपुलेशन है तो हमें 3% सीट मिलेगी। आजकल तो बहुत ज्यादा सिविल सर्विसेज में सीटें आती हैं, उस दौर में सिविल सर्विसेज में सीट्स कम हुआ करती थी। अब मेरे बैच में टोटल पाकिस्तान में 105 सीटें थी। अब अगर 105 सीटें होंगी तो बलूचिस्तान को आप समझें 3 सीट्स मिलेंगी उस साल। अब टोटल सिविल सर्विसेज के महकमे तो हैं 12, ठीक है जी। उस वक्त 12 होते थे, मतलब रेलवे भी है, पुलिस भी है, डीएमजी भी है, फॉरेन ऑफिस भी है। तो आपको कोई 3 मिलेंगी और वो 3 उस तरह चल रही होती थी कि इतने साल पहले इनको पुलिस मिली थी तो अब ज़ाहिर है इनकी फिर बारी आ गई है उस 3% के हिसाब से कि जी हमें पुलिस की सीट आ रही है। अच्छा, वो साल इत्तेफाक से बहुत अच्छा था, किस्मत मेरी बहुत अच्छी थी कि उस साल डीएमजी भी अवेलेबल था, कस्टम भी अवेलेबल था और पुलिस भी अवेलेबल थी। और चूंकि मेरा मेरिट सूबे में नंबर 1 था तो मुझे तीनों चीजों की चॉइस थी। मैं डीएमजी भी ले सकता था, कस्टम्स भी और पुलिस भी। मुझे जाती तौर पे शौक पुलिस का था कि एक्साइटिंग है और वही जो आपको पता है यंग आदमी जो जैसे सोचता है सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करे, के लिए मतलब सोसाइटी पॉजिटिवली। हाँ जी। अब हुआ ये कि अच्छा, मेरे वालिद साहब को पुलिस नहीं पसंद थी, वो कहते थे कि यार आपको डीएमजी में जाना चाहिए। अच्छा, और मेरे तो इसी तरह एक आपस में हमारा वी कुडंट रियली एग्री कि जी किसके लिए ऑप्ट करूं मैं, और ऑप्शंस तीनों अवेलेबल थी, मैं ले सकता हूं। मैंने सोचा यार किसी समझदार आदमी के पास चलते हैं। तो जो उस वक्त बलूचिस्तान के सेक्रेटरी होम थे, कर्नल अमान शाह उनका नाम था। मैं तो मतलब मेरे दोस्त के वालिद साहब थे, बहुत शफीक थे, तो मैं उनके पास चला गया। मैंने कहा सर आप तजर्बाकार आदमी हैं, आपने तो सारी उम्र यही काम किया, तो मुझे ये बताइए कि इन तीनों महकमों से मैं किसके लिए ऑप्शन फर्स्ट दे दूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि कस्टम। उन्होंने तो 1 मिनट नहीं लगाया, कहते हैं भाई कस्टम्स। अच्छा, मैंने कहा सर कस्टम्स डीएमजी क्यों नहीं? उन्होंने कहा डीएमजी खत्म है अब, ठीक है जी। उन्होंने कहा डीएमजी में अब मुशर्रफ ने उसको खत्म कर दिया है, अब डीएमजी वाले जो हैं वो सिर्फ नौकर हैं लोकल एमपीए के और फलाने के, वो जो कहेगा वो उन्होंने करना है, और वो सिर्फ रबर स्टैंप है। रबर स्टैंप रह गए। वो अब सिर्फ रबर स्टैंप है, जिसको कहेंगे पकड़ो उसको पकड़ना पड़ेगा, जिसको कहेंगे छोड़ो छोड़ना पड़ेगा। जब एसीआर ही तुम्हारे एक एमपीए लिख रहा है और वो कहते हैं यार वो तुम सोचो ना कि वो एमपीए की कितनी थॉट है या कितने की लॉयल्टी है या कितने का वो उसका अपना कॉन्डक्ट कैसा। तो उन्होंने कहा जी फॉरगेट अबाउट दिस कि जी अब आप कानून के मुलाजिम होंगे या कोई कानून बनाएंगे वो या कानून को फॉलो करेंगे, आप अब जाती मुलाजिम होंगे डीएमजी और पुलिस वाले उस लोकल अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के जाती मुलाजिम। देखें कनाडा में क्या पुलिस किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की सुनती है, या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कह सकता है कि इसको पकड़ो या इसको छोड़ो या फलाना? मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास जैसे जिनसे हमारी तकरीबन हर हफ्ते किसी न किसी ओकेजन में मुलाकातें होती रहती हैं और यहाँ पर वो बिग डील नहीं होता। अगर आप उनसे ये कह भी देंगे तो वो जिस किस्म की वियर्ड लुक देंगे उससे पता चल जाएगा कि आया क्या हमने क्या बात कर दी। कोई तसव्वुर नहीं, कोई तसव्वुर नहीं है। हाँ जी, क्योंकि जो हुकूमत का स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं जी। जो आपकी लेजिस्लेटिव के जो लोग हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका काम कानून बनाना है, कानून साजी करना, ठीक है जी। और पुलिस और जो एग्जीक्यूटिव है उसका काम कानून को जो इन्होंने बनाया है उसको एनफोर्स करना है। आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है कि वो पुलिस वाले को ट्रांसफर, पोस्टिंग या इस किस्म के किसी डिसिप्लिनरी इश्यूज में पड़ सकते। सो आइडियल तो ये है, लेकिन अब वहां तो ऐसा नहीं है, वहां पे तो वो जाती मुलाजिम होता है ना जी आपका। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि यार अगर तूने जाके इतना पढ़ लिख के किसी चावल से एमपीए का तूने जाती मुलाजिम बनना है या उसकी रबर स्टैंप बनना है, तो फिर तू डीएमजी पुलिस में चला। तो अदरवाइज तुम सीधे जो है ना कस्टम में जाओ, मैंने तुम्हें बता दिया, मुझसे पूछ रहा था, बस कस्टम में जाओ। अच्छा, मैंने कहा अच्छा चलें सर, डीएमजी वाली आपकी बात समझ में आ गई, ये बताएं सर पुलिस क्यों? पुलिस में ठीक है। उन्होंने कहा जी पुलिस तो एब्सोल्युटली डीएमजी से भी वर्स है।
मैंने कहा सर वो क्यों? कहते देखो जो मैंने तुम्हें डीएमजी की बात बताई वो पुलिस पे सारी लगती है, लेकिन पुलिस का इसके अलावा शदीद प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी क्या? उन्होंने कहा पाकिस्तान में पुलिस कभी डेवलप नहीं कर सकती। मसला ये है कि जिस दिन पाकिस्तान में पुलिस इंटरनल सिक्योरिटी को कंट्रोल करने के काबिल हो गई, फौज का पॉलिटिकल रोल खत्म हो जाएगा। Nailed it. He just nailed it, you know. ठीक है। एंड ही वाज अच्छा, मुझे उनकी बात, मैंने कभी जिंदगी में ऐसे सोचा नहीं था। मुझे उनकी बात कुछ समझ में आई और कुछ समझ में नहीं आई। उस टाइम पर या अब तो समझ में आ एंड गई। वो ज़ाहिर है उस टाइम की बात है, और वो रिटायर्ड कर्नल थे और वहां से आए थे, तो वो ज़ाहिर है खुद भी फौजी थे। अच्छा, मैं भी एक तरह से एक्स फौजी भी था। मैंने कहा यार ये साहब ने क्या बात कर दी? उन्होंने कहा आशिर, so Pakistan mein police cannot develop because the day police is able to take over internal control, internal security, the role of army in politics is over. देखिए जब आप बात करते हैं ना पुलिस रिफॉर्म्स की, और मैं कह रहा हूं कि बादशाह की ये मर्जी है, तो हम दोनों यही बात कर रहे हैं जो कर्नल साहब ने उस वक्त कह दी थी। जिस दिन आपकी पुलिस इस काबिल हो गई कि मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी सही संभाल रही, अवाम को वो पीस दे सकती है और मुल्क में इंसाफ कायम हो सकता है, तो इंटरनल मैटर्स में फौज का रोल खत्म हो गया। और जैसे ही फौज का रोल खत्म हो गया इंटरनल मैटर्स में, तो फौज क्या करेगी? क्या जंग लड़ेगी? नहीं, वो मिली नगमा के लिए रखी है हमने, वो जंग लड़ने के लिए नहीं रखी है। ठीक है जी। तो सवाल यह है कि पुलिस आपके मुल्क में डेवलप नहीं होगी जब तक ये बादशाह आपका ठीक नहीं मतलब ये कंसीडर्ड मतलब फैसला कर लिया आपने कि पुलिस ने रिफॉर्म की तरफ नहीं जाना है, ये आपने कंसीडर्ड ओपिनियन। देखिए बादशाह जिसने उसमें रिफॉर्म लानी है मेरे भाई, जब वो उसमें रिफॉर्म लाने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो पुलिस खुद ब खुद कैसे रिफॉर्म हो जाएगी? नहीं, अभी तो हमने माना है ना कि फॉर आर्गुमेंट से कि अभी वो अच्छे बच्चे बने हुए हैं और वो चाहते हैं रिफॉर्म लाना। आप मुझे ये बताइए कि हमने जो भी बातें की, जो भी हमारा आता हुआ इस डिपार्टमेंट की कारकर्दगी अभी क्या है, होनी क्या चाहिए, पैरेलल सिस्टम दुनिया में कहाँ कैसे चल रहे हैं, वो कैसे अब वो हम तो मैंने फिर क्या आपको चले आगे। गोश्तदार कर दिया। देखिए अब पहले आप नादरा को देख लें, आपको याद होगा, मैं तो चूंकि बूढ़ा आदमी हूं मुझे याद है, हम पाकिस्तान बराबर में गए वैसे फायदा पाकिस्तान में आपको याद होगा कि शनाख्ती कार्ड का एक डिपार्टमेंट होता था जो कि इंतहाई बदनाम होता था। ठीक है ना? लोगों को शनाख्ती कार्ड नहीं मिलते होते थे, बेचारे ख्वार हो रहे होते थे। वे शनाख्ती कार्ड के दफ्तर के बाहर आप जाएं तो एक एजेंटों की भरमार होती थी, जैसे टैक्सी वाले नहीं एयरपोर्ट पे खींचते, सर इधर आए, सर इधर आए, मैं आपको बना देता हूँ। बिल्कुल रजिस्ट्रेशन के दफ्तरों के बाहर ये हालत हुआ करती थी। पासपोर्ट आपको मिलने महीने गुजर जाते थे जब तक आप लोगों को पैसे नहीं देते थे। फिर नादरा, और नादरा हमें मानना पड़ेगा कि उससे बहुत इफेक्टिव सिस्टम। और आपको शायद याद हो या ना हो, जब इन्होंने ये पूरा सिस्टम बनाया, और फौज ने बनाया था बेसिकली, आज भी फौज उस पर ही काबिज है और फौज किसी को उसमें गुस्सा नहीं मुशर्रफ साहब का कारनामा सही है। ये असल में नादरा इससे पहले बन चुकी हुई थी मुशर्रफ साहब से, बट चले। अब सवाल ये है कि उन्होंने फिर क्या किया, जब आपने, और ये तजर्बा मुझे भी हुआ था जब हमने कस्टम्स में रिफॉर्म की, तो मसला ये है कि जो आपका हमने सिस्टम तो पूरा खड़ा कर दी, हर चीज हमने ऑटोमेट कर दी और कंप्यूटर्स पे ले आए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो जो आदमी जिसको इतने सालों से वो आदत है ना जी, अब वो तो परेशान है। वो तो डेलिबरेटली चाहता है कि जो मर्जी हो। हमें लोग ये कहते थे जी हम पानी की बाल्टी फेंक देंगे आपके सर्वर्स में के जी, और इंस्टिगेट, मतलब वो जिनकी आदतें पड़ी हुई हैं उस महकमे के लोगों की, वो नहीं हटती। सो आपको सबसे डिफिकल्ट होता है, आप स्टाफ को रिट्रेन भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, और आप उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाएंगे, आप उनके पर्क्स भी बढ़ाएंगे, लेकिन वो रिकंसाइल अपने आप को नहीं करते। और मेरा हमेशा से ये कहना था कि यार हमारे पास इतने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लड़के हैं और जिनके पास नौकरियां नहीं है, तो आप ये सारे हरामखोरों को फारिग करो, नए सिरे से रिक्रूटमेंट करते हैं। हमने नया महकमा बनाया ना, तो नए सिरे से रिक्रूटमेंट करते हैं, लेकिन जाहिर है वो कोई तैयार नहीं होता उस बात पे। नादरा में एग्जैक्टली यही हुआ था, मैं आपको बताऊं।
नादरा में जब इन्होंने सिस्टम ऑटोमेट किया था तो व्हाट दे डिड वाज दे रिक्रूटेड एवरीबॉडी अफ्रेश। अच्छा, अब चूंकि निकाल तो सकते नहीं थे, सारे वो आपको पता है अदालतों में बड़ा रौला पड़ जाना था कि जी हाईवे पुलिस सरकारी। वालों के साथ भी यही हुआ था, उन्होंने नई रिक्वायरमेंट की थी तो कंपैरेटिवली ज्यादा दे आर लेसर रिवर जो जिसे कहते हैं वो है हाईवे हमारी पुलिस जो है पाकिस्तान की। हाँ जी, तो नई रिक्रूटमेंट की और उन्होंने क्या किया कि रजिस्ट्रेशन वालों ने, चूंकि अगर इनको निकाल देते तो इन्होंने अदालतों में चले जाना था, गन बड़ा बनना था, उन्होंने कहा इनको घर में बैठ के तनख्वाह देते रहो, क्योंकि जिनको आदत पड़ जाती है इस किस्म की हरकतों की वो फिर आखिर में वो तो उन्होंने तनख्वाहों के लिए तो आए नहीं हुए थे वहां पे, वो फिर खुद ही छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। तो कुछ सालों में महकमा बिल्कुल सीधा हो गया था। सो आप नई रिक्रूटमेंट करें और नया सिस्टम क्रिएट करें, उनको अच्छी फैसिलिटीज दें, अच्छे पढ़े लिखे लोग लाएं। अगर आपकी नीयत ठीक है तो अल्लाह खैर करे, कोई ऐसा मसला नहीं है कि मंजिल आसान नहीं हो सकती। फिर भी मैं आपको ये कहूंगा, उसमें सिर्फ बादशाह को हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते। मैंने आपसे कहा ना कि बादशाह तो एक ही है, लेकिन पंजाब पुलिस में, सिंध पुलिस में, बलूचिस्तान और केपीके पुलिस में बहुत फर्क है, क्योंकि लोगों में फर्क है। सो हमें अपने गिरेबान में भी जरूर देखने की जरूरत है कि हम अपने अंदर कैसे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। और तो इसीलिए मैं जो कहता हूं कि ये लोग जो बहुत जमहूर करते हैं, कुछ लोग जमहूर के काबिल भी नहीं होते, उनके लिए फिर हाफिज साहब का डंडा भी बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि ये ऐसे ही सीधे होंगे, अदरवाइज सीधे भी नहीं होंगे। हकीकत है। और वो ये देखें, वो डंडा ही चल रहा है और जो मामला चल रहा है अभी तक वो डंडे पे ही चल रहा है। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं इस वक्त सब मिलने के बाद, इतना वक्त गुजरने के बाद, वही गेट नंबर 4 पे लाइन लगा के बैठे हुए और इंतजार कर रहे हैं कि हाफिज साहब किसको आशीर्वाद रख दें हाथ और वो नेक्स्ट टाइम आ जाए। तो जो कॉम्प्रोमाइज आएगा वो हमें डिलीवर क्या करेगा, वो आवाम के लिए क्या डिलीवर करेगा। तो बात सारी बैक टू स्क्वायर वन वहीं पे पहुंच गए हम जहां से हमने नहीं, और इनमें से कितने जो हजरात हैं जो इसलिए वोट लेना चाह रहे हैं कि इन्होंने अवाम को कुछ रिफॉर्म करने और उन्होंने आके अवाम को कौन सा है जो इसलिए आना चाहता है। नहीं, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। हमने तमाम चीजों को कवर करने की कोशिश की अपने जानते में। और हम चूंकि वो रियलिज्म और प्रैक्टिकलिज्म तो यही है कि जो सूरत हाल है उसमें बहुत ज्यादा होप नहीं है। बट अगेन हम 25 करोड़ के आवाम के लिए पॉजिटिव साइड पे काम कर रहे हैं, इस चैनल के थ्रू बात कर रहे हैं ताकि बिल्कुल होप ही ना खत्म हो जाए। जब भी आप अपना एक इम्पॉर्टेंट टाइम जो आपका अपना पर्सनल टाइम था वो निकाल के आए, हम किसी और चैनल की तरह बैठ के इससे हमारी घर तो नहीं चलते। ये हम अपना क्वालिटी टाइम देकर जो है वो दफ्तर के बाद का वो बैठ के कौम के लिए बात कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि दर्द रखते हैं जिस तरह के तमाम 25 करोड़ आवाम रखते हैं। और इस होप में कि आया कोई बेहतरी का रास्ता निकल आए। हम ये समझते हैं कि जो बातें आज हमने की हैं, अगर इसके ऊपर संजीदगी से गौर किया जाए और एक किसी इलाके को पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुन लिया जाए। आशिफ भाई क्या समझते हैं, कौन सा इलाका ऐसा है पाकिस्तान का जहां पर इसको पायलट प्रोजेक्ट के लिए एक इलाका चुन लिया जाए, वहां पे काम करना? कराची से शुरू करते हैं, कराची में के एक डिस्ट्रिक्ट पकड़े और उसका पायलट प्रोजेक्ट वहां शुरू करें। कराची से शुरू करें। हाँ, क्योंकि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी हैं। प्रोग्राम के हवाले से कराची से शुरू कीजिए। कराची सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, खुदा के वास्ते इस मुर्गी को दबा मत कीजिए। आप कर सकते हैं। और आप इस प्रोग्राम के हवाले से आशिर भाई की बातों से हमने जो अखज़ किया है, आप एक इलाके में नेक नियति से काम करना शुरू करें। कराची अगर सुधर गया, वहां पर अमन अमान आ गया, वहां से आपको जितना टैक्स मिलता है वो पूरा पाकिस्तान के 70% वैसे ही चलाता है, सिंध को 99% उसका टैक्स चलाता है। तो आप ये अंदाजा कीजिए कि अगर इसका पोटेंशियल क्या है और ये कहां तक बात आगे जा सकती है, कितनी बेहतरी आ सकती है। इसी प्रोग्राम के साथ, जैसे कि आपने आशिफ भाई आपने भी कहा कि हैंड इन हैंड चलता है पुलिसिंग और जुडिशरी का सिस्टम। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा इंशाल्लाह ताला आपके साथ होगा, उसमें हम जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करेंगे। प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, इन तमाम हिरार्की में इश्यूज कहां हैं, कैसे आइडेंटिफाई हमने करने हैं उसको, और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह ताला। असल में मुझे जुडिशरी का कुछ पता नहीं है, क्योंकि और मुझे नहीं पता। आई वुड एक्चुअली लाइक टू लर्न फ्रॉम समबडी। आप बल्कि किसी और को भी बुलाइए उसमें, बिल्कुल बुलाइए, जो कि ये एक्सप्लेन करे पाकिस्तान में जज कैसे बनता है कोई शख्स।
मतलब मैंने देखा बड़े जूनियर लोग जज बन जाते हैं, वो बड़ी तेजी से तरक्कियां कर रहे होते हैं, बड़े सीनियर लोग बैठे रहते हैं। इसका क्या प्रोसेस है? इसका कौन सा इम्तिहान होता है? कैसे मेरिट बनती है? मतलब देखें सिविल सर्विसेज में तो क्लियर है ना कि जी ये जी इम्तिहान है, ये आप देंगे, इतने साल में ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। जी जी जी। ये जजों में क्या होता है, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। जैसे कि ये देखें, ये सारे वो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हारी अगर 1.5 इंच की अलग से मस्जिद है और तुम सिर्फ अपना खा रहे हो तो हम भी अपना खाएंगे, हमारी भी तो है, हम भी तो स्टेक होल्डर हैं बहुत बड़े। तो जुडिशरी ने ये कहा कि जिस तरह के आर्मी ने कहा कि जी हमारी अपनी डोमेन है, हमारे पास अकाउंटेबिलिटी का भी अपना प्रोसेस है, हमारा सारा मैकेनिज्म अपने थ्रू होगा, तो उन्होंने कहा ठीक है हमारा भी अपने थ्रू होगा। तो इन्होंने भी एक पैरेलल गवर्नमेंट बना दी है। जिस वक्त बात होती है कि जी इस मुल्क के अंदर 1,000 अरब रुपए से ज्यादा पर ईयर हम सिर्फ लीकेजेस के पे कर रहे हैं, कि वो जो स्टेट ओन इंटरप्राइज है हमारी, जो मुसलसल लॉस में जा रही है, जो 150 के करीब हो चुकी है इस वक्त, जिसको उठाते हैं हम प्राइवेटाइजेशन के लिए, पार्लियामेंट उसके ऊपर काम करना शुरू करती है, एक सुप्रीम कोर्ट का जज खड़ा होता है, उसको कहता है नहीं जी मैं नहीं मानता। तो यहां पर तो एक मुल्क के अंदर जहां पार्लियामेंट सबसे ज्यादा बालादस्त होनी थी और इदारे उसके नीचे काम कर रहे थे, यहाँ तो स्टेक होल्डर सारे अपने अपने हैं और वो पैरेलल चला रहे इस मुल्क को। तो जिसके जैसे आपकी बात से वाजे हुआ कि ये तो इस तरह से तो निजाम कभी किसी सूरत नहीं बेहतर हो सकता। आया नेक्स्ट इलेक्शन आने वाले हैं और इसमें हमें कौम को कैसे गाइड करना चाहिए कि आया नेक्स्ट इलेक्शन में ये जो अवेलेबल हमारे पास फरिश्ते नहीं उतरने, इन्हीं में से लेसर इविल चुनना है। वो लेसर इविल आप भी अपनी जो भी हमारी इंटेलेक्ट है हम इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह आशिर भाई, कि हमें अपनी कौम को कैसे गाइड करना चाहिए, कि आने वाले इलेक्शन में हमारे पास बेहतरी की क्या उम्मीदें हैं और वो किन चीजों पे कौम अपने लीडर को पुश करे कि भाई हमें ये वाला रिफॉर्म, ये एजेंडा चाहिए, अपने मैनिफेस्टो में ये चीजें डालोगे तो हमें हम वोट देंगे, वरना हम वोट ही नहीं देते। इस सिस्टम से ही हम बाहर हैं, चूंकि हम तो वैसे ही बेकार हैं, हम तो एक नंबर हैं, हम डालेंगे वोट किसी और को, निकलेगा किसी और के, तो फिर फायदा ऐसे वोटिंग का, ऐसे इलेक्शन का, जो कि आप अमूमन आपका फेवरेट टॉपिक है, आप अमूमन इसके ऊपर बात करते हैं अपने प्रोग्रामों में कि हम आवाम सिर्फ वोट डालती है, बाकी इससे पहले जेरीमेंडिंग इतनी हो चुकी होती है कि उसकी वोट डालने का कोई असर होता नहीं। तो हम इसको कैसे वोट डालना तो जमहूर नहीं है ना जी। मतलब आप पाकिस्तान में हमेशा इलेक्शन होते रहे हैं, पाकिस्तान में इतने वजीर आजम आए हैं, इतने इलेक्शन हुए हैं, लेकिन वो कुछ कर ही नहीं सकता। वो वजीर आजम ऐसे ही आ जाता है बेचारा, ऐसे ही चला जाता। अरे एक बिल्कुल इसी राव तरीके अनवर से साला नहीं पकड़ा जाएगा, बाकी सब फांसी चढ़ जाएंगे। जिस तरह कराची के अंदर बल्दिया में जो मेयर के पास 30% एरिया है, बाकी 70% किसी और के पास है, इसी तरह हमारे मुल्क का वजीर आजम भी 30% पे जीता है, बाकी 70% किसी और के पास है। इन शॉर्ट मैं तो सोचता हूँ राव अनवर को वजीर आजम बना देना चाहिए, बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा। आशिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही, थैंक बहुत यू मजा अजीजी आया। भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। नो यू आर वेरी वेरी वेलकम। इंशाल्लाह ताला आपको जहमत देते रहेंगे और आपके मुश्किल और बहुत ही जो नायाब टाइम है उसमें से हम कुछ टाइम निकालते रहेंगे अपने प्रोग्राम के लिए। हमारे लोगों की बहुत ख्वाहिश है कि आप आएँ और हम जो है वो इन मौज़ूआत के ऊपर फेर हासिल गुफ्तगू कर सकें, एंड टेक आउट जिसने जो लेना है इस प्रोग्राम से लेकर इंशाल्लाह ताला हम इस पे दोबारा हाजिर होंगे और आपसे सिलसिला जारी रहेगा इस मुलाकातों का। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आदाब।